हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी गाइडेंस में। आज के इस वीडियो में हम लाख संवर्धन क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। तो लाख यानी कि लाख कीट का वैज्ञानिक नाम जो वर्णन जो है सबसे पहले केयर तथा ग्लोवर ने किया था सन 1782 में। और लाख कीट के 3 उत्पाद जैसे कि लाख रंजक, लाख मोम तथा लाख जो है रेजिन प्रमुख हैं। ठीक है, लाख कीट का विज्ञान नाम क्या होता है? लेसीफर लेखा, जिसको हम क्या कहते हैं? टेकाडिया लेखा भी कहते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन क्या होती है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं कि आर्थिक दृष्टि से जो होता है, ठीक है, लाख यानी लाख से क्या प्राप्त होता है हमारे को? ठीक है, तो लाख का मोम प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये लाख प्राप्त करने के लिए लाख कीट का जो होता है पालन करना क्या कहलाता है? तो लाख कीट पालन कहलाता है। ठीक है, अब फिर हम लाख कीट का विज्ञान नाम क्या होता है और सबसे पहले इसका वैज्ञानिक वर्णन किसने करा वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो लाख कीट का विज्ञान नाम क्या होता है? लेसीफर लेखा यानी कि या फिर टेकाडिया लेखा। और लाख कीट का हम हिस्ट्री देखते हैं तो लाख कीट के उत्पादन में भारत का जो है एकाधिकार रहा है। जर्मनी, फ्रांस, चीन, बर्मा, श्रीलंका, मलाया, नेपाल, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, थाईलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देश में भी लाख कीट उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो लाख जो होता है वास्तव में कीट सुरक्षा के लिए स्रावित किया जाता है, न कि जो होता है भोजन के लिए। औद्योगिक लाख वास्तव में जो होता है मादा द्वारा अपनी सुरक्षा के लिए स्रावित किया जाता है। मतलब जो अधिकतम जो लाख होता है किसके प्राप्त होता है? मादा लाख कीट के द्वारा प्राप्त होता है। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि लाख लाख कीट का जो होता है जीवन चक्र यानी कि लाइफ साइकिल क्या होती है। तो प्रत्येक वयस्क मादा जो होती है निषेचन के बाद 200 से 500 तक अंडे उसी कोष में देती है जिसमें क्या रहती है? वो बंद रहती है। ठीक है, तो जिस कोष में मादा रहती है उसी में वो अंडे देती है। ठीक है, मादा के शरीर के दबने से लाख के कोष्ठ में आगे की ओर एक जो होता है ऊष्मायन कक्ष यानी कि इंक्यूबेशन चेंबर जो होता है बन जाता है, जिसमें मादा क्या करती है? अंड निक्षेपण करती है। ठीक है, अंडे अक्टूबर से नवंबर माह तक दिए जाते हैं। 6 सप्ताह के बाद अंडों से प्रथम अवस्था, जिसको हम कौन सी अवस्था कहते हैं? निम्फ अवस्था कहते हैं, निकलता है। निम्फ अवस्था क्या होती है कि वयस्क जैसी वयस्क का एक तरह से छोटा रूप होती है। ठीक है, और यह निम्फ जो होता है नवंबर से दिसंबर तक निकलता रहे। ठीक है, ये निम्फ काफ़ी अधिक संख्या में होते हैं। ठीक है, तो एक जो अंडे दिए जाते हैं उससे बहुत ही अधिक संख्या में क्या होता है? निम्फ निकलते हैं। तो इसमें ये दिखा रखा है कि ये फर्स्ट इंस्टार अवस्था जो है निम्फ। ठीक है, और ये जो है ये भी फर्स्ट इंस्टार जो है निम्फ है और ये एक फीमेल लेक इंसेक्ट है। ठीक है, फीमेल जो लेक इंसेक्ट होती है वो जो होती है पूर्ण रूप से इनका शरीर जो होता है विखंडित नहीं होता है। ठीक है, इसमें मुख कहाँ है, एब्डोमेन कहाँ है, इनके पैर कहाँ हैं, ढंग से दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, जबकि जो मेल जो इंसेक्ट है ये रहा, ठीक है, मेल इंसेक्ट उसमें स्पष्ट रूप से विभाजित है। इसके पंख अलग है, एब्डोमेन अलग है, ठीक है, हेड अलग है। ठीक है, और इसमें जो है चित्र में हमको डायग्राम में क्या दिखा रखा है कि एक जो टहनी है उसके तरफ इन्होंने लाख का जो स्त्राव कर रखा है फीमेल जो लेक कीट है, तो किस तरह से दिखता है वो इस टाइप से दिखता है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट जो स्टेज थी हमने देखी कि फर्स्ट इंस्टार निम्फ। ठीक है, ये एक तरह से क्या है, ये जो वयस्क है इसका ये एक तरह से क्या है? शॉर्ट जो है रूप है। ठीक है, लघु रूप है। और इसमें क्या है? केवल पंख नहीं है जो कि बड़े होकर इनमें कायांतरण के बाद जो होते हैं पंख आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहली स्टेज क्या होती है इनके जीवन चक्र की? वो होती है निम्फ अवस्था। ठीक है, तो निम्फ जिस समय निम्फ अंडे से बाहर निकलते हैं ये लगभग जो होते हैं आधा मिलीमीटर जो होते हैं लंबा, लाल रंग का व नोकाकार होता है, जिस पर जो होते हैं जोड़ीदार जो होते हैं श्रृंगिकाएँ जो होती है उपस्थित होती है। इनके मुखांग जो होते हैं वह भेदक और चूषक प्रकार के होते हैं। ठीक है, तथा जो ये निम्फ होता है यह जो होता है 5 जोड़ी लंबे पुच्छीय शुक यानी कि कौडाला सीटे में जो होता है समाप्त होता है। सक्रिय निम्फ जो होता है कुछ दूरी तक रेंग सकता है। अतः अंडे से निकलते ही ये क्या करते हैं? भोजन की तलाश की में जो होते हैं चल पड़ते हैं और पोषक पौधों तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये निम्फ जो होते हैं पोषक पौधों की शाखाओं पर बहुत पास पास बैठते हैं और अंत में बिल्कुल एक दूसरे से मिलकर शाखा की निचली सतह पर एक जो होते हैं लगातार परत का निर्माण कर लेते हैं। प्रति वर्ग इंच स्थान पर जो होते हैं 150 से 200 तक निम्फ रहते हैं। ठीक है, बैठे हुए ये निम्फ पोषक पौधों की शाखाओं का रस चूसते हैं तथा सारे शरीर पर उपस्थित विशेष चर्म ग्रंथियों यानी कि जो इनका जो लाख का जो स्त्राव करती है वो जो होती है विशेष जो चर्म ग्रंथियाँ डर्मल ग्लैंड्स होती है वो करती है डर्मल ग्लैंड्स। ठीक है, द्वारा अपने चारों ओर जो होते हैं रेजिनी पदार्थ का जो होते हैं स्त्राव शुरू कर देते हैं। यह रेजिनी पदार्थ जो होता है वायु के संपर्क में आने पर सूख जाता है तथा निम्फ के चारों ओर एक जो होता है आवरण बन जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? कोष्ठ यानी कि सेल कहते हैं। इसी कोष्ठ के भीतर जो होता है जीवन की विभिन्न प्रक्रियाएं जैसे कि निम्फ की वृद्धि, शारीरिक परिवर्तन और लाख का स्त्रावण भी होता है। और जो नर कोष्ठ होता है वो क्या होता है? लंबा होता है। ठीक है, तथा सिगार की आकृति का होता है। 6 से 8 सप्ताह के स्थान पर जीवन के पश्चात जो होता है निम्फ में कायांतरण होता है, जिसके फलस्वरूप ये जो होता है लगभग 30% सक्रिय व पंख वाले जो होता है नर तथा अधिकांश जो होते हैं। ठीक है, तो 30% जो हो जाएंगे निम्फ जो हो जाएंगे किसमें चेंज हो जाएंगे? कायांतरण यानी कि मेटामॉर्फोसिस के बाद नर में। और नरों में क्या होते हैं? पंख होते हैं। ठीक है, और 70% यानी कि अधिकांश जो निम्फ होते हैं वो पंखहीन मादाएं बनाती है। ठीक है,
मादा पोषक पौधों की रेजिनी पदार्थ में स्थिर हो जाती है। तो नर क्या करते हैं, मादा की जो पपड़ी यानी कि इनक्रस्टेशन होती है पर चलकर उनके जो अंडाकार जो होते हैं कोष्ठ के भीतर क्या करते हैं, गुदा के द्वारा जो होते हैं निषेचन कर देते हैं। ठीक है, नर निषेचन के बाद जो होते हैं मात्र कोष्ठ को छोड़ देते हैं। ठीक है, एक नर कई मादाओं को निषेचित कर सकता है। मादा निम्न को एक बार व्यवस्थित होने के बाद कभी भी नहीं चलती है। ठीक है, यह अपने कोष्ठ के भीतर ही 3 बार निर्मोचन करती है और इसके पैर तथा आँख भी धीरे धीरे जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, निषेचन के बाद अक्टूबर नवंबर में अंडे देना जो होता है शुरू करने तक मादा के शरीर में तेज़ी से वृद्धि होती है। इन अंडों से फरवरी से मार्च तक जो होते हैं नर व मादा निकलते रहते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि जो नर होता है वो क्या करता है, इनक्रस्टेशन जो होती है मादा की जो कोष्ठ में जाता है। ठीक है, गुदा द्वारा क्या करता है, निषेचन करता है। और निषेचन के बाद क्या होती है, मादा जो होती है अपने ही कोष्ठ में क्या देगी, अंडे देती है। ठीक है, अंडे देने के बाद वापस उनसे जो होती है निम्फ जो होती है निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जो नर इस पीढ़ी की जो होती है मादा का निषेचन करते हैं। ठीक है, तो नर क्या करते हैं, इस पीढ़ी की मादा का निषेचन करते हैं जो जून से जुलाई माह में अंडे देती है तथा पूरे समय लाख का क्या करती है, श्रवण करते हुए मर जाती है। ठीक है, मतलब अधिकांश लाख का श्रवण किसके द्वारा किया जाता है, मादा के द्वारा किया जाता है। उसी जो होते हैं इस प्रकार उसी पोषक पौधे पर कीट के जीवन चक्र की 2 पीढ़ियाँ जो होती है पूर्ण होती है। छोटे जीवन काल के कारण इनमें जो होते हैं इनके नर लाख के श्रवण में जो होती है कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते। मतलब जो लाख कीट के जो नर होते हैं उनका जीवन काल जो होता है छोटा होता है, इसलिए जो होते हैं वो नाग के श्रवण में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते हैं। किंतु मादा का जीवन काल जो होता है नर से लंबा होता है, ये जीवन भर लाख का श्रवण भी करती रहती है। इस प्रकार जो होते हैं लाख का अधिकांश भाग मादा द्वारा ही स्थापित किया जाता है। मादा क्या करती है, अपने अंडों को सुरक्षा देने के लिए क्या करती है, अपने चारों ओर लाख का श्रवण करती है और उसी कोष में क्या करती है, अंडे देती है। ठीक है, और जीवन भर लाख का श्रवण करती रहती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि लाख कीट के जो होते हैं पोषक पौधे यानी कि होस्ट प्लांट कौन कौन से जिन पर लाख कीट जो होते हैं पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो लाख कीट एक से अधिक पोषक पौधे होते हैं। लाख की गुणवत्ता जो होती है पौधे की किस्म पर निर्भर करती है। मतलब किस प्रकार का लाख प्राप्त होगा वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है होस्ट प्लांट कौन सा है। ठीक है, तो केयर, कुसुम तथा बबूल यदि खेतों से सीधे बोए जाते हैं तो उत्तम प्रकार का लाख बनता है। किंतु पलाश, बेर, घोंट पर जो होती है लाख का उत्पादन तब होता है जब वह पहले जो होते हैं पौधशाला में बोए जाते हैं तथा बाद में उनका रोपण जो होता है लाख उगाने वाले खेतों में किया जाता है। पलाश तथा बेर पर एक विशेष प्रकार के लाख का उत्पादन होता है जिसे कुसुमी लाख कहते हैं। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आता है कि कुसुमी लाख क्या है, तो ऐसे लाख कीटों द्वारा उत्पन्न जो लाख होता है जो क्या होते हैं पलाश या बेर पर जो होते हैं पाले जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि लाख की खेती यानी कि कल्टीवेशन ऑफ लेक कैसे करते हैं। ये जो होती है एक जटिल प्रक्रिया होती है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित स्टेप है। फर्स्ट है संरोपण यानी कि इनोक्यूलेशन। ठीक है, लाख के उत्पादन में पहला चरण जो होता है लाख कीट का संरोपण यानी कि इनोक्यूलेशन है। संरोपण जो होती है वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो होता है यंग जो कीट होता है, इंसेक्ट होता है, अपने पौधे पोषक पौधे पर भली भांति जो होता है व्यवस्थित हो जाता है। संरोपण भी 2 प्रकार का हो सकता है। पहला तो है प्राकृतिक यानी कि नेचुरल इनोक्यूलेशन, प्राकृतिक रूप से या फिर अपने सामान्य क्रम में संरोपण जो होती है एक सरल तथा सामान्य प्रक्रिया है जो निम्न के वृंदन यानी कि स्वीरिंग के समय होती है। ठीक है, वृंदन के समय निम्फ जो होता है उसी पौधे पर दोबारा आक्रमण करते हैं। ठीक है, तो संरोपण जो होती है अगर प्राकृतिक रूप से होती है तो एक सरल सामान्य प्रक्रिया होती है। ठीक है, जो निम्फ के वृंदन के समय होती है। ठीक है, वृंदन के समय निम्फ उसी पोषक पौधे पर दोबारा आक्रमण करते हैं तथा टहनियों का रस चूसना जो होते हैं प्रारंभ कर देते हैं। प्राकृतिक संरोपण में कुछ कमियां हैं जिसको हम देख लेते हैं कौन कौन सी कमियां। तो फर्स्ट जो इसकी जो होती है ड्रॉबैक्स है वो क्या है कि अपूर्ण पोषण यानी कि कुपोषण मिलता है, मतलब कि पोषण पर्याप्त नहीं मिल पाता है। ठीक है, इनकम्प्लीट न्यूट्रिशन। लाख कीट के मुखांक छेदक व चूषक प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिस छेदक प्रकार के मतलब क्या करते हैं लकड़ी में छेद कर देते हैं। चूषक मतलब कि जो रस होता है लकड़ी का वो क्या करते हैं चूसते हैं। ठीक है, जिसकी सहायता से क्या करते हैं रसीली शाखाओं में छेद करके रस को चूसना जो होते हैं प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, यदि उसी पोषक पौधे की शाखाओं का रस जो होता है वृंदन के बाद दूसरी पीढ़ी में निम्फ भी चूसने लगते हैं तब पोषक पौधे जो होती है की वृद्धि रुक जाती है। इस अवस्था में लाख कीट को उसी पोषक पौधे से पूरा पोषण नहीं मिल पाता है। पर्याप्त पोषण न मिल पाने के कारण लाख कीट का विकास भी भली भांति नहीं हो पाता है, जिसके कारण लाख उत्पादन पर भी क्या होता है प्रतिकूल प्रसर पड़ता है। ठीक है, और दूसरा जो ड्रॉबैक्स है वो है परजीवी तथा परभक्षियों की वृद्धि। ठीक है, लाख कीट के कुछ शत्रु भी होते हैं जो इसके परजीवी व परभक्षी होते हैं। यदि लाख की उपज ठीक समय पर प्राप्त नहीं कर ली जाती है तथा लाख को उसी शाखा पर रहने दिया जाता है तो लाख के कीट के जो परजीवी होते हैं परभक्षियों की संख्या में भी वृद्धि होने लगती है, जिसके कारण लाख कीट की संख्या में वृद्धि नहीं हो पाती है। ठीक है, और प्रतिकूल जलवायु दशाएं। ठीक है, वृंदन के समय जो होता है अनेक कारक जैसे सूर्य की धूप, अधिक वर्षा, वायु आदि जो होते हैं नीम का उचित जो होते हैं संरोपण प्रभावित करते हैं। ये प्राकृतिक जल वायुगत कारक पौधे की जो पोषक पौधे पर भी प्रभाव डालते हैं, जिसके कारण संरोपण के बीच बीच में जो होता है बाधित हो सकता है। ठीक है,
अब होता है इसमें जो संरोपण होता है वो भी कौन सा होता है, अनियमित संरोपण होता है। ठीक है, प्राकृतिक संरोपण में कीटों का समान रूप से संरोपण निश्चित नहीं हो पाता है। यदि संरोपण नियमित व एक स्थान पर एक समान न हो तो लाख का अच्छा उत्पादन भी संभव नहीं है। ठीक है, तो प्राकृतिक संरोपण की कुछ क्या कमियाँ थी कि सबसे पहली कमी थी कि अपूर्ण पोषण, यानी कि एक ही जिस पौधे पर पहली पीढ़ी विकसित हुई और दूसरी जो पीढ़ी के जो अंडे से जिससे निम्फ निकले, ठीक है, उसी जो पौधे पर अगर वो वृंदन करते हैं यानी कि घूम के पोषण प्राप्त करते हैं, तो उसका जो पौधा है उसकी जो होती है पोषण की क्षमता जो होती है कम हो जाती है और वो पौधा भी जो होता है उसकी वृद्धि भी रुक जाती है। इस कारण जो होता है अगर पोषक ही कमज़ोर होगा तो उससे पलने वाले जो जीव होंगे वो भी जो होंगे पर्याप्त रूप से विकसित नहीं हो पाएंगे, जिसके कारण जो लाख का जो उत्पादन है वो प्रभावित होता है। ठीक है, और परजीवी प्रभोक्षियों की वृद्धि, अगर परजीवियों को पता चल गया है कि जिस पौधे पे लाख कीट रह रहे हैं अधिक समय तो वहीं पे रहेंगे, तो उन परजीवियों और प्रभोक्षियों की संख्या भी बढ़ेगी और वो जो है लाख कीटों का भक्षण कर लेंगे, जिस कारण उनकी संख्या भी जो है वो भी तीव्रता से कम होगी। ठीक है, प्रतिकूल वायु दशाएं, तो जो प्रतिकूल जलवायु दशाएं वो क्या होती है, तो जो एक ही जगह पर अगर लाख कीट रहेगा, ठीक है, और वहाँ पे क्लाइमेट जो परिवर्तन है वो लगातार होते रहेंगे, जैसे कि उस पौधे पर जो सूर्य की तेज़ धूप आ रही थी, वो लाख का कीट जो हो जाएगा अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। ठीक है, और जो लाख का जो कीट का जो संरोपण होता है प्राकृतिक रूप से, वो संरोपण भी जो होता है अनियमित होता है, मतलब कि नियमित तरीके से नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो होता है संरोपण की कमियों को देखते हुए प्राकृतिक संरोपण विधि द्वारा लाख का उत्पादन न करके संरोपण की जो होती है कृत्रिम विधि का उपयोग किया जाता है। तो दूसरा जो हमारे मेथड है वो है कृत्रिम संरोपण, जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इनोकुलेशन। ठीक है, कृत्रिम संरोपण मुख्यतः इसलिए किया जाता है ताकि प्राकृतिक संरोपण से होने वाली सारी कमियों को जो है दूर किया जा सके। इस विधि में क्या करते हैं, सबसे पहले जनवरी या जून में पोषक पौधे की जो होते हैं कटाई छटाई कर लेते हैं। ठीक है, पोषक पौधे कौन से होते हैं, जिस पर क्या होते हैं लाख कीट जो होता है पोषण प्राप्त करता है। ठीक है, अब इन कटाई छटाई जो पौधे कर जिस पौधे की हमने कटाई छटाई की है उससे जो शाखाएं प्राप्त होती है हम क्या करते हैं उनको जो होती है नियमित लंबाई की जो शाखाएं होती है वो काट ली जाती है। ठीक है, अब ये कटे हुए जो टुकड़े होते हैं वो नए पोषक वृक्ष, ठीक है, जिन पे इन लिम्फों का जो होता है वृंदन कराया जाएगा। ठीक है, मतलब कि नए पोषक वृक्ष का उपयोग इसलिए किया जा रहा है ताकि वहाँ पे जो होता है और अधिक पोषण प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो जिन कटी हुई टहनियों जिन पे क्या थे ये निम्फ चिपके हुए थे, ठीक है, उनको हम काट लेते हैं और ये कटे हुए टुकड़े जो होते हैं नए पोषक वृक्ष पर जो होते हैं स्थान स्थान पर शाखाओं को ठीक से स्पर्श कराते हुए बांध दिए जाते हैं, जिससे निम्फ के अभिगमन के समय जो होती है टहनियों के बीच में स्थान न रहे। अगर स्थान रहेगा तो वो जो निम्फ होगा वो नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो दूसरे पादप पर स्थानांतरित करने के लिए पौधे पर स्थानांतरित करने के लिए हम क्या करेंगे, टहनियों को इस प्रकार बांधेंगे कि उनके मध्य जो है पौधे और टहनी के बीच में स्थान न रहे। ठीक है, वृंदन हो जाने के बाद ये टहनियाँ हटा दी जाती है। कृत्रिम संरोपण के लिए निम्न सावधानियाँ बरतनी चाहिए। कौन कौन सी सावधानियाँ हैं, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वो शाखाएं जिन्हें नए पेड़ पर बांधना है उन पर पर्याप्त मात्रा में निम्फ या फिर अंडे होने चाहिए। ठीक है, एक समान संरोपण के लिए 3 से 4 शाखाओं का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, और समय समय पर पोषक पौधे को बदलते रहना चाहिए, जिससे निम्फ जो है उसको पर्याप्त पोषण मिल सके। और वे शाखाएं जिनका प्रयोग संरोपण के लिए करना है उन पर कोई परजीवी या परभक्षी नहीं होना चाहिए, वरना वो जो नया पोषक वृक्ष है उस पर भी वो परजीवी या परभक्षी जो होगा ट्रांसफर हो जाएगा, जिससे उत्पादन में कमी आ जाएगी। ठीक है, और शाखाओं पर उपस्थित अंडे या निम्फ स्वस्थ हों तथा वृंदन शीघ्र ही शुरू करने वाले हों, अन्यथा संरोपण के लिए अत्यधिक प्रतीक्षा जो होती है करनी पड़ सकती है। मतलब हमें ये देख लेना चाहिए कि जो पोषक वृक्ष यानी कि होस्ट प्लांट है जिस पर ये जो है निम्फ जो यानी कि अंडे दिए गए हैं मादा के द्वारा, तो उससे जो निम्फ निकलने लगे या फिर जो निकलना प्रारंभ होने ही वाले हों उससे पूर्व ही हमें क्या करना चाहिए, टहनी को तोड़ के नए वृक्ष पर चिपका देनी चाहिए। ठीक है, ताकि हमें वृंदन के लिए अधिक समय तक जो है रुकना ना पड़े। और ये कीट जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, और अधिक दूरी तक चलते हैं तथा तब इनके निम्फ की मृत्यु की दर जो होती है बढ़ जाती है। मतलब कि जो नीम के कीट जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और ज़्यादा दूरी तक यदि इनको चलना पड़ता है तो तब क्या होती है, इनकी जो होती है मृत्यु की दर बढ़ जाती है। अतः शाखाओं के एक दूसरे से स्पर्श करते रहने से वृंदन के समय जो होते हैं नीम को अधिक दूरी तक नहीं चलना पड़ता है और वे सुरक्षित रूप से अपने नए पोषक पर स्थित हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम इन्हें कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियली जो है टहनियों से दूसरे जो पौधे पर स्थानांतरित नहीं करते हैं तो ये स्वयं के द्वारा जब स्थानांतरित होते हैं तो उनको अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, जिनसे इनकी क्या होती है मृत्यु हो जाती है। भारत में जो है लाख की जो होती है रागिनी तथा कुसमी दो प्रकार की जो होती है फसलें वर्ष भर में उगाई जाती है। जो रागिनी फसल होती है वो कार्तिकी तथा बैसाखी दो प्रकार की होती है, जो क्रमशः जो होती है कार्तिकी तथा बैसाखी प्रकार के लाख का उत्पादन करती है। अब हम देखते हैं कि वृंदन जिसको हम क्या कहते हैं स्वार्मिंग। ठीक है, तो ये वृंदन क्या होता है ये देखते हैं, तो यह लाख कीट के जीवन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होती है। अतः लाख का उत्पादन करने वाले को वृंदन की तिथि का सही ज्ञान होना आवश्यक है। वृंदन के समय नीम के गुदा भाग के ऊपरी सतह पर जो होते हैं पीले रंग के धब्बे हो जाते हैं। अतः ठीक है, तो अब हम इससे क्या पता लगा सकते हैं कि वृंदन कब होने वाला है, तो जब नीम है उसकी गुदा के जो द्वार पे जो होते हैं पीले रंग के धब्बे होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो होता है वृंदन करना प्रारंभ कर देते हैं, तो हम क्या करेंगे टहनियों को काट कर दूसरे वृक्ष पे स्थानांतरित कर देंगे।
अब इनकी जो पेशियों में जो होता है संकोचन होता है तथा कीट के जुड़ने के स्थान से जो होते हैं पृथक हो जाते हैं। इस प्रकार यह जो होता है खोखली गुहा छोड़ता है जो बाद में लाख से ढक जाती है। ठीक है। अब जब इन अंडों का स्फुटन हो जाता है तब ये जो होते हैं नारंगी रंग के हो जाते हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि वृंदन हो गया है। ठीक है। तो अंडन के जो स्फुटन है उसके बाद में अगर ये नारंगी रंग में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि वृंदन हो गया है। अब लाख की उपज यानी कि हार्वेस्टिंग ऑफ लेक। ठीक है। तो तैयार लाख को पोषक पौधे से प्राप्त करने को हम क्या कहते हैं? हार्वेस्टिंग यानी कि उपज की प्राप्ति कहते हैं। ठीक है। सामान्य व्यवहार में यह जो होती है दो प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। ठीक है। एक तो हम परिपक्व जो है लाख को प्राप्त करें और दूसरा परिपक्व लाख को प्राप्त करें। तो अपरिपक्व उपज प्राप्ति यानी कि इमेच्योर हार्वेस्टिंग। ठीक है। फर्स्ट जो है इसमें हम क्या देखते हैं कि वृंदन से पहले ही लाख प्राप्त करने ले को हम क्या कहते हैं? अपरिपक्व उपज की प्राप्ति कहते हैं तथा इस प्रकार से जो प्राप्त लाख होता है उसको हम कहते हैं एरी लाख कहते हैं। अब दूसरी जो हमारी उपज क्या है वो है परिपक्व उपज प्राप्ति, मेच्योर हार्वेस्टिंग। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? वृंदन के पश्चात फसल एकत्र करने को हम क्या कहते हैं? परिपक्व उपज की प्राप्ति कहते हैं तथा इस प्रकार के लाख को हम क्या कहते हैं? मेच्योर लाख यानी कि परिपक्व लाख कहते हैं। लाख की अलग अलग फसलों को एकत्र करने के समय भिन्न भिन्न होते हैं तथा ये जो होते हैं फसल के संरोपण के अनुसार होते हैं। ठीक है। कार्तिक की फसल अक्टूबर से नवंबर तक प्राप्त की जाती है, जबकि बैसाखी फसल जो होती है मई से जून में प्राप्त की जाती है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि लाख जो होता है उसका कंपोजिशन क्या होता है, लाख का संगठन क्या होता है। ठीक है। तो जो लाख होता है एक जटिल पदार्थ होता है जिसमें काफ़ी मात्रा में रेजिन, शर्करा, पानी तथा अन्य क्षारीय पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है। विभिन्न अवयवों का प्रतिशत नीचे दिया गया है। ठीक है। तो रेजिन जो होता है 68 से 90% क्या है? रेजिन पाया जाता है। और रंजक जो है जिसके कारण लाख का रंग दिखाई जाता है वो 2 से 10% तक होते हैं। ठीक है। और मोम जो होता है वो होता है मोम 6% के लगभग होता है। ठीक है। और एल्ब्यूमिनी पदार्थ जो होते हैं 5 से 10% के लगभग होते हैं। खनिज पदार्थ 3 से 7% तथा पानी जो होता है 3% होता है। ठीक है। अब लाख के गुण क्या होते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ लेक देखते हैं। तो लाख पानी में जो होता है घुलनशील नहीं होता है किंतु एल्कोहल में आसानी से घुल जाता है। लाख का यह गुण जो होता है विद्युत तारों को विद्युत रोधी करने में जो होता है अत्यंत लाभकारी होता है। ठीक है। और गर्म करने पर यह जो होता है आसानी से आग पकड़ लेता है। लाख में चिपकने का भी गुण होता है। लाख को जब एल्कोहल में मिलाया जाता है तो इसमें बंधन का गुण भी आ जाता है। लाख कमजोर क्षार जैसे अमोनिया में भी घुलनशील होता है। लाख जो होता है ताप का कुछ अलग होता है। अब लाख का आर्थिक महत्व क्या होता है? तो हम देखते हैं कि लाख का उपयोग किस किस जो होता है उद्योग में किया जाता है। तो लाख का एक जो होता है महत्वपूर्ण उपयोगी पदार्थ है जिसके निम्नलिखित उपयोग है। इसका उपयोग जो होता है सुनार व सर्राफों द्वारा जो होते हैं खोखले सोने के जेवरों, कुंदन व के जेवर जो होते हैं जैसे कंगन, बाजूबंद, हार आदि को भरने के लिए किया जाता है। यह जो होता है पॉलिश, पेंट, वार्निशों का आवश्यक अवयव होता है। जिनका उपयोग जो होता है लकड़ी व धातु, फर्नीचर, दरवाजों आदि को चमकाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग जो होता है ग्रामोफोन के रिकॉर्ड बनाने के लिए भी किया जाता है। पहले अधिकांश लाख का उपयोग जो होता है इसी उद्योग में किया जाता था किंतु आजकल जो होता है इस उद्योग में काफ़ी मात्रा में जो होते हैं प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है।